हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज द लास्ट रिवीजन फॉर योर पेपर 6 इंटरनेशनल टैक्स। इससे पहले हम लोगों ने सारे बड़े टॉपिक्स के रिवीजन कर लिए, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेसिडेंट एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक्स थे, मॉडल कन्वेंशन एक्सेट्रा। तो ये आखिरी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ई कॉमर्स वाले चैप्टर का भी रिवीजन करवा दूंगा आपको विद सम इंपॉर्टेंट एनेक्स्चर्स जो पीछे लगे हुए, जो एग्जाम में सम्स करते समय काम आते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो स्टार्टिंग में सब भाषण है, ठीक है। वो सब भाषण पे इतना ज्यादा फोकस करना नहीं और ना ही कभी पढ़ना, और सब चीज का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वो थियोरिटिकल डिस्कशन है एक नॉलेज देने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर मेनली क्यों लाया गया है? मेनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, उसके लिए लाया गया है, ठीक है। ये शुरुआत में भाषण है, ई कॉमर्स क्या होता है, क्या कर लोगे, ये सब पढ़ के, ठीक है, जिंदगी में। हाउ ई कॉमर्स बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड, क्लास में मैंने सब करवाया था आपको, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है। अपना जो रियल टॉपिक है वो कहां से शुरू होता है? वो यहां से शुरू होता है। कहां से? यहां से। इक्वलाइजेशन लेवी की बात करते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी पे बात करते ना, क्योंकि ये टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। ये टॉपिक है ही उसी के ऊपर। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो इनकम टैक्स पढ़ाना चाहता है आपको, इंस्टीट्यूट पढ़ाना चाहता है, वो इक्वलाइजेशन लेवी, तो उस पर बात करेंगे डायरेक्टली, जो एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुनियादारी की बात करने का समय अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। एनीवेज, इक्वलाइजेशन लेवी दो सेक्शनों में लगता है और दो साल में शुरू किया गवर्नमेंट ने। सबसे पहले 2016 में शुरू किया और फिर गवर्नमेंट ने 2020 में एक नया इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दो किस्म के इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स लॉ में लगते हैं, ठीक है। एक 2016 वाला, एक 2020 वाला। अब 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी किस पर लगता है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पर। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट अगर आप करवाते हो किसी नॉन रेसिडेंट से तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। और 2020 वाला किस पे लगता है? 2020 वाला अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है नॉन रेसिडेंट, वो आपको कुछ सामान बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, तो वो आपसे इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करेगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी की बात करते हैं, विच इज कवर्ड इन सेक्शन 165 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। तो फाइनेंस एक्ट 2016, अगर आपसे कोई पूछे इक्वलाइजेशन लेवी का कानून क्या है, तो बोलना फाइनेंस एक्ट 2016। अगर पूछे एकदम प्रिसाइज कानून क्या है, तो बोलो चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 इज द इक्वलाइजेशन लेवी लॉ। ये लॉ है, ठीक है। अब इक्वलाइजेशन लेवी किस पर लगता है, जरा ध्यान से सुनना। पहले 2016 वाला पूरा बोल देता हूं, फिर 2020 वाले पे बाद में आता हूं, ठीक है। 2016 वाला पूरा क्लियर कर देता हूं, किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है, जरा ध्यान से सुनना। एक नॉन रेसिडेंट बाहर बैठा है जिसका इंडिया में पीई नहीं है। एक नॉन रेसिडेंट बाहर बैठा है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर कौन बैठा है वो मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया में कौन बैठा है वो सुन लो। इंडिया में एक रेसिडेंट बैठा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है, या तो एक नॉन रेसिडेंट बैठा है जिसका इंडिया में पी है। इंडिया में दो लोग बैठे हैं, बाहर एक इंसान बैठा है। बाहर कौन बैठा है? नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पी नहीं है। और इंडिया में कौन बैठा है? एक पहला रेसिडेंट जिसका इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन है, या दूसरा इंडिया में नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पी है। अब ये लोग जो इंडिया में लोग बैठे हैं वो उस नॉन रेसिडेंट से इंडिया में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज ले रहे हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज मतलब कुछ नहीं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। नीचे स्पेसिफाइड सर्विसेज का डेफिनेशन दिया है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, और कुछ नहीं, उसमें वही कवर्ड है। तो इंडिया में बैठे हुए लोग उस नॉन रेसिडेंट से क्या ले रहे हैं? स्पेसिफाइड सर्विस, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस। बदले में हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो हम जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है? उसको जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उसमें से 6% इक्वलाइजेशन लेवी पहले डिडक्ट करना पड़ेगा और फिर पे करना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करो और पे करो, ये हमारी जिम्मेदारी। सर कब डिडक्ट करना, कब पे करना, नहीं करूंगा तो कितनी पेनल्टी लगेगी, वो सब आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वलाइजेशन लेवी जो 2020 में आया, 2000, हाँ सॉरी, इसके अंदर अभी मेरे को एक और चीज बोलना है। 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी कब कब नहीं लगेगा? तीन केसेस नहीं, तीन केसेस में 2016 का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। उसमें से एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनडायरेक्टली बता दिया। मैं बताता हूं कैसे। पहला, अगर वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर पी है, अगर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, फिर तो उसको इंडिया में इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया यही है कि उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, तब जाकर इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट है। अगर उसका पी इंडिया में आ जाएगा तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, ये पहला केस है। दूसरा, अगर आप उस नॉन रेसिडेंट को पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करते हो, मतलब अप टू 1 लाख पेमेंट करते हो पूरे साल में, तो 1 लाख का थ्रेशोल्ड डाल के रखा है। 1 लाख से ज्यादा पेमेंट करोगे तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटना है, नहीं तो नहीं काटना है, ठीक है। तीसरा, अगर आप उस नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट कर रहे हो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं पे कर रहे हो बल्कि किसी और पर्पस के लिए पे कर रहे हो, तो भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना है, नहीं भरना है, आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी का इंपोजिशन नहीं लगने वाला है। ये तीन केसेस आपको यहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। अब 2020 वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी आया है,
ये चीज दिमाग में रखना, 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी आया है, उसका भी जो सेक्शन डाला है ना गवर्नमेंट ने, वो 16 वाले फाइनेंस एक्ट में ही डाला है। बिकॉज अगर कानून कोई पूछेगा आपसे इक्वलाइजेशन लेवी का कानून क्या है, तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंस एक्ट 2020 बोलोगे? नहीं, फाइनेंस एक्ट 2016 ही है, वो आया 2020 में है, लेकिन कानून तो फाइनेंस एक्ट 2016 ही है ना। उसका एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है 165A। अब 165A में इक्वलाइजेशन लेवी कैसे चलेगा? अब 165A में सुन लो, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक अमेजॉन। ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसा होना चाहिए सर? नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। लॉ में लिखा है कि इक्वलाइजेशन लेवी के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो यहां पर अमेजॉन बैठा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज कर रहा है। किसको दे रहा है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एक कड़ी जोड़ना है। यहां पर अमेजॉन बैठा है। अमेजॉन कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन रेसिडेंट। वो किसको सर्विस दे रहा है वो बाद में देखेंगे। क्या दे रहा है वो? ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज। सर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज में क्या आता है? उसका डेफिनेशन नीचे है, देखो यहां पर। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, या तो अमेजॉन खुद के गुड्स बेच रहा है कस्टमर्स को, या तो अमेजॉन खुद सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, या तो अमेजॉन किसी थर्ड पार्टी के लिए एक एग्रीगेटर बन गया है और वो सर्विसेज दे रहा है। तो अमेजॉन हर किस्म के गुड्स बेचता है ना। अमेजॉन खुद के गुड्स बेचता है, वो भी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज माना जाएगा। अमेजॉन खुद की सर्विस देता है, वो भी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज माना। और अमेजॉन जो इतने करोड़ों सेलर्स उसकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, उनके लिए सामान और सर्विसेज दे रहा है, वो भी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज माना जाएगा। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या? ऑनलाइन मतलब क्या? सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक एक्टिविटी भी ऑनलाइन हो जाती है तो वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज माना जाएगा। जैसे अगर आप पेमेंट ऑनलाइन कर देते हो, अगर आप गुड सप्लाई ऑनलाइन कर देते हो, अगर आप परचेज प्लेस कर देते हो ऑनलाइन, या आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो ऑफर ऑनलाइन, इसमें से कुछ भी अगर ऑनलाइन कर दोगे तो ये माना जाएगा ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज कर रहा है अमेजॉन जैसी कंपनी। ठीक है, तो एक एक चीज तोड़ तोड़ के अपने को समझना है, यहां पर घाई नहीं करना है। ठीक है, जरा भी अपने को जल्दबाजी नहीं करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? अमेजॉन। अमेजॉन कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो एक नॉन रेसिडेंट है। अब वो क्या कर रहा है? ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज कर रहा है। मतलब क्या हो? खुद के गुड्स बेच रहा है, खुद की सर्विसेज बेच रहा है, दूसरे सेलर्स के गुड्स और सर्विसेज भी बेच रहा है। कैसे भी बेच रहा है, ऑनलाइन बेचना चाहिए। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें, या तो सिर्फ परचेज ऑनलाइन कर दिया तो भी चलेगा, या तो एक्सेप्टेंस ऑफर कर लिया ऑनलाइन तो भी चलेगा, या गुड्स सप्लाई कर दिया, सर्विसेज सप्लाई कर दिया ऑनलाइन तो भी चलेगा। कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन कर दो तो ये ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अमेजॉन किसको बेच रहा है? किसको बेचेगा तो इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? सबसे पहले अगर इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचेगा तो लगेगा। दूसरा, नॉन रेसिडेंट्स को भी स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में बेचेगा तो लगेगा। स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो नीचे डिफाइंड है, वो मैं बताता हूं आपको। ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस है, ठीक है। दो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस में अगर नॉन रेसिडेंट को भी बेचेगा तो भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर अमेजॉन जैसी कंपनी जो एक नॉन रेसिडेंट है, अगर वो रेसिडेंट्स को सामान बेचती है खुद का या किसी और सेलर का, इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करने का, पे करने का, या स्पेसिफाइड सर्विस सर्कमस्टेंसेस में नॉन रेसिडेंट को बेचेगी तो भी कलेक्ट करने का। ठीक है, अब स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस क्या है? जहां पर सुन लो, अब नॉन रेसिडेंट अपना अमेजॉन, बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, ये थोड़ा अतरंगी पॉइंट है। यहां पर पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझो। यहां पर अमेजॉन क्या कर रहा है? एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है? से किसी दूसरे बंदे को, किसी नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है। नॉन रेसिडेंट उसको पेमेंट कर रहा है, और वो एडवर्टीजमेंट टारगेट किसको कर रहा है? इंडिया के कस्टमर को। मिसाल के तौर पर मैं क्लास में एग्जांपल दिया था आपको, अमेजॉन इज गिविंग सर्विसेज टू सैमसंग। सैमसंग को सर्विसेज दे रहा है, सैमसंग एक नॉन रेसिडेंट है। अब सैमसंग को क्यों सर्विस दे रहा है? क्योंकि सैमसंग को इंडिया में एडवर्टीजमेंट करना है और इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो ये जो सैमसंग से उसको पैसा मिलेगा ना, दिस इज फॉर टारगेटिंग द इंडियन कस्टमर, एंड अमेजॉन इज गिविंग सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट फॉर टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स, एंड देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस। तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर अमेजॉन किसी इंडिया के बंदे से डेटा कलेक्ट करके किसी नॉन रेसिडेंट को बेचता है, क्या करता है? चेक करो, डेटा कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट को बेचता है, तो वो भी स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस में आ जाएगा। ये दो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में कवर्ड है और कुछ भी नहीं कवर्ड है। या तीसरा, वो गुड्स और सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। सपोज कोई टूरिस्ट है बाहर का, वो इंडिया आया, इंडिया में आया, इंटरनेट यूज किया, और इंडिया ने इंटरनेट यूज करके इधर से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो वो बंदा कौन है? वो बंदा तो बाहर का है, लेकिन वो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, तो वो बंदा भी क्या कवर हो जाएगा? इक्वलाइजेशन लेवी के कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वन लास्ट थिंग ओवर हियर, एक और चीज गवर्नमेंट ने यहां पर डिफाइन कर दी है। कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया। नीचे देखो, अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में
कंसिडरेशन रिसीट और रिसीवेबल फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लायर सर्विसेज में क्या आएगा, सुन लो अच्छे से, इसमें सब कुछ आएगा। अमेजोन जो गुड्स बेच रहा है, खुद के बेच रहा है, दूसरे के बेच रहा है, सब आ जाएगा। लेकिन अगर अमेजोन कोई ऐसे गुड्स बेच रहा है जो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में उससे खरीद के बेच रहा है, ठीक है, या इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उससे कनेक्टेड है, उससे लेकर बेच रहा है, तो वो यहां पर नहीं कवर होगा, चेक करना। ठीक है, अगर इंडिया के किसी रेजिडेंट का गुड्स बेच रहा है या इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसका गुड्स बेच रहा है, तो वो यहां पर नहीं कवर होगा, चेक कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कब 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा? पहले अगर अमेजोन का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है, जैसे 2016 में भी बहुत क्लियर था, अगर फेसबुक का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। यहां पर भी अगर अमेजोन का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल है। सेकंड, अगर 165 में इक्वलाइजेशन लेवी लगता है तो 165A में नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर अमेजोन आपको एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और अमेजोन का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, तो वो ऑलरेडी 165 में कवर्ड है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो 165A में उसको खींचने का नहीं। 1 लाख से कम है तो 165A में चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थर्ड, अगर अमेजोन का टर्नओवर पूरे साल का 2 करोड़ से कम है तो उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं है। 2 करोड़ से कम होना चाहिए उसका टर्नओवर, तो इक्वलाइजेशन 2 करोड़ या उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 2 करोड़ होगा तो भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां पर लिखा है लेस देन 2 करोड़ होगा तो एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट 2 करोड़ होगा तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके बाद नीचे कुछ एग्जांपल्स है, सॉरी कुछ डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले बता दिया। स्पेसिफाइड सर्विस के अंदर क्या आता है, ई कॉमर्स सप्लायर सर्विसेज के अंदर क्या आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार ये देख लो फिर आगे बढ़। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, अब थोड़े प्रोसीजरल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 166, ये कौन सा वाला इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोसीजर बताता है पता है? 2016 वाला। 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोसीजर 166A में लिखा गया है। तो पहले हम लोग 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोसीजर बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर पूछा गया है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन। 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी काटना है, इक्वलाइजेशन लेवी काटना है, गवर्नमेंट को भरना है जो इंडिया में। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो मैंने आपको बता दिया, इंडिया में जो पर्सन रेजिडेंट है और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, या इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट है जिसका पीई है इंडिया में वो रिस्पॉन्सिबल है फेसबुक का टीडीएस काटने में। टीडीएस बोलना गलत है पर मुंह से टीडीएस निकलेगा क्योंकि हम जिंदगी भर टीडीएस 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 करते रहते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ टीडीएस ओनली। ठीक है, रेट कितना है? 6% है, आप सभी को पता है। और यहां पर आपको सब कुछ राउंड ऑफ करना है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, इक्वलाइजेशन लेवी, टैक्स, सेस, पेनाल्टी, फी, जो भी है सब कुछ आपको इनकम टैक्स में जैसे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से राउंड ऑफ करते हो वैसे करो। अगर पैसे हैं तो पैसे को इग्नोर करो। लास्ट डिजिट अगर 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 नंबर पे राउंड ऑफ करो। लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो पिछले 10 नंबर पे राउंड ऑफ करो। एक्जैक्टली इनकम टैक्स जैसे ही चलता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है यहाँ पर हम सभी को पता है, 1 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने डाल के रखा है। पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए से कम का पेमेंट करोगे तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी एसएससी के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है? आपको डिडक्ट करना है और पे करना है बाय 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर महीने का ड्यू डेट 7th है। मार्च का ड्यू डेट भी 7th अप्रैल ही है और फेब का ड्यू डेट भी 7th मई ही है, मार्च ही है, और जैन का ड्यू डेट भी 7 फेब ही है। 12 के 12 महीने का ड्यू डेट क्या आएगा? अगले महीने की 7 तारीख तक आपको भरना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको काटना है और भरना है। सर अगर मैंने नहीं काटा तो फिर क्या? नहीं काटेगा तो तेको अपने जेब से भरना पड़ेगा। यू हैव टू बेयर योरसेल्फ। तो यहां पर लॉ ने बहुत क्लियरली लिखा है, notwithstanding the deduction you have to pay the equalization levy to the government of India. Now 166A का इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में थोड़ा प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट में देखो, पेमेंट अलग है। यहाँ पर क्वार्टरली पेमेंट है। आपको पहले क्वार्टर का पेमेंट 7 जुलाई, दूसरे क्वार्टर का पेमेंट 7 अक्टूबर, तीसरे क्वार्टर का पेमेंट 7 जैन और चौथे क्वार्टर का पेमेंट बराबर से देख लो 31 मार्च। बराबर देख लो, लास्ट क्वार्टर 31 मार्च है। तो 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में आपको मंथली पेमेंट करना था, यहाँ पर आपको क्वार्टरली पेमेंट करना है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ और कुछ खास नहीं, बाकी सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इंस्टीट्यूट ने नोट डाउन करके रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2016 और 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी में क्या फर्क है? 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता है? जो पेमेंट कर रहा है, जो पैसा पे कर रहा है, मतलब सर्विस जो रिसीव कर रहा है ना, जो मतलब पेमेंट कर रहा है वो डिडक्ट करेगा और पे करेगा। और 2020 में किस पे रिस्पॉन्सिबल है मालूम? जिसको पैसा मिल रहा है ना, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, जिसको पैसा मिल रहा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डाल के रखा है। ये डिफरेंसेस यहां पर क्लियर करके रखा है, चेक कर लो। 2016 में जो पे कर रहा है वो डिडक्ट करके पे करेगा, और 2016-20 वाले केसेस में जो रिसीव कर रहा है ना पैसा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला इक्वलाइजेशन लेवी भरने का, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर जो नॉन रेसिडेंट है। नेक्स्ट, जैसे इनकम टैक्स में आपको आईटीआर भरना होता है, वैसे यहां पर भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भरना होता है। कब तक भरना होता है? यू हैव टू फर्निश अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन टाइम। व्हाट इज द टाइम? फॉर्म नंबर 1 उसका फॉर्म है, जैसे आईटीआर 1 2 3 4 5 होता है, वैसे इसका आईटीआर का नंबर क्या है? फॉर्म नंबर 1। और कब तक भरना है? ऑन और बिफोर 30 जून। साल खत्म होने के बाद 30 जून
तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आप कब भरोगे? 30 जून 2022 तक भर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या मैं बिलेटेड भी भर सकता हूं? यस, बिलेटेड भी भर सकते हो। क्या मैं रिवाइज कर सकता हूं? यस, रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन रिवाइज करने के लिए यहाँ पर कंडीशन है, अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भरा था तो ही रिवाइज कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न यहाँ पर रिवाइज नहीं कर सकते हो, प्रोविजन को बराबर से पढ़ना। तो सर ओरिजिनल रिटर्न अगर लेट भरा था तो रिवाइज नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, लेकिन रिवाइज रिटर्न अगर आपको करना है तो ओरिजिनल रिटर्न समय पे भरना जरूरी है, ठीक है। सब कब तक रिवाइज कर सकते हो? तो यहाँ पर गवर्नमेंट टाइम लिमिट बहुत लंबा डाला है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्विसेज वाज रेंडर्ड। तो अगर सर्विसेज 2021-22 में रेंडर की थी या प्रोवाइड की थी तो उस साल के एंड से 2 साल तक, मतलब 31 मार्च 2024 तक आप रिवाइज कर सकते हो, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट नहीं भरते हो, अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो, तो यहाँ पर जैसे इनकम टैक्स में कैसे 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर एओ आपको नोटिस भेजता है, फिर आपको रिटर्न भरना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी एओ आपको नोटिस भेज सकता है और आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। कितने समय के अंदर? यहाँ पर क्लियरली लॉ के अंदर लिखा है, अगर एओ ने आपको नोटिस भेजा तो आपको 30 डेज के अंदर रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। 30 डेज का टाइम लिमिट देगा। इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, नोटिस के अंदर टाइम लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लॉ के अंदर ही टाइम लिख दिया कि 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो रिटर्न प्रोसेस भी होगा। रिटर्न प्रोसेस होगा तो उसमें क्या क्या होगा? जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर अरिथमेटिकल एरर एक्सेट्रा वो पकड़ता है, स्टेटमेंट सिस्टम पकड़ता है ना आपका सॉफ्टवेयर, अरिथमेटिकल एरर, वो फिर से सॉफ्टवेयर आपका इंटरेस्ट कंप्यूट करता है, टैक्स कंप्यूट करता है एक्सेट्रा, वो सब कंप्यूट करेगा, पेएबल आएगा, रिफंडेबल आएगा, वो सब कंप्यूट करेगा, वो आपको दे देगा और आपको एक इंटीमेशन भेज देगा। सॉफ्टवेयर कब तक भेज देगा? within 12 months, that is within 1 year from the end of the financial year in which the statement or revised statement is furnished। जिस साल में भी आपने स्टेटमेंट या रिवाइज स्टेटमेंट भरा है उस साल के एंड से 1 साल के अंदर आपको वो नोटिस आ जाएगी, वो इंटीमेशन आ जाएगा। इंटीमेशन के साथ साथ आपको क्या आ जाएगा? नोटिस ऑफ डिमांड भी आ सकता है। नोटिस ऑफ डिमांड अगर आ जाता है तो आपको फॉर्म नंबर 2 के अंदर नोटिस ऑफ डिमांड आ जाएगा, चेक कर लो बराबर से, ठीक है। ये सारा भाषण जैसा इनकम टैक्स लॉ में दिया गया वैसा यहाँ पर भी लगभग सिमिलर है। अब जैसे इनकम टैक्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, वैसे यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का प्रोविजन डाल के रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर वो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, ये जो भी है 143(1) जैसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में अगर कोई अपेरेंट मिस्टेक हो गई तो एओ क्या कर सकता है? उसको रेक्टिफाई कर सकता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई? यहाँ पर इट इज स्ट्रिक्टर टाइम लिमिट, कम टाइम लिमिट, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इंटीमेशन सॉट टू बी अमेंडेड वाज पास्ड। इट इज 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इनकम टैक्स में इट इज 4 years, ठीक है। अब इंटीमेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए क्या एओ सुओ मोटो ही करेगा? क्या असेसी नहीं बोल सकता है? असेसी भी बोल सकता है। एओ या तो सुओ मोटो करेगा या तो असेसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी है वो भी बोल सकता है कि भाई मेरे इंटीमेशन के अंदर मिस्टेक है, आप उसको प्लीज रेक्टिफाई करो, ठीक है। अब अगर रेक्टिफाई करने के बाद लाइबिलिटी बढ़ जाती है, रिफंड घट जाता है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो सारे फॉलो कर रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पर। तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, रिफंड घट जाएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। और अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो फिर वो ऑर्डर के अंदर आपकी लाइबिलिटी भी आपको लिख के बता देगा, भाई इतना टैक्स आता है, इतना इंटरेस्ट आता है एक्सेट्रा, वो भर दो प्लीज। नाउ चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये अगले कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सेक्शन 170, अगर आप लेट पेमेंट करते हो इक्वलाइजेशन लेवी का तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? दोनों इक्वलाइजेशन लेवी पे, 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी पर भी और 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी, दोनों पे अगर लेट पेमेंट किया, आपका जो ड्यू डेट है, जो 2016 में आपको मंथली भरना है, 2020 में आपको क्वार्टरली भरना है, जो ड्यू डेट है उसके बाद भरोगे तो 1% पर मंथ और पार्ट देयरऑफ के हिसाब से आपको लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब पेनाल्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब पहले मैं 2016 वाली इक्वलाइजेशन लेवी की पेनाल्टी बताता हूं, फिर 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी की पेनाल्टी बताता हूं। अब देखो 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में आपको 2 काम करना है, एक तो काटना है फिर भरना है। लेकिन 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में आपको काटना नहीं है, आपको तो सिर्फ रिसीव करके भरना है, और क्या। तो 2016 में 2 पेनाल्टी लगती है, एक तो नॉन डिडक्शन की और एक नॉन पेमेंट की, और 2020 में एक ही पेनाल्टी लगती है, सिर्फ क्या? फॉर नॉन पेमेंट की। देयरफॉर 2016 में नॉन डिडक्शन की कितनी पेनाल्टी है? 2016 में नॉन डिडक्शन की पेनाल्टी है इक्विवेलेंट टू द, जितना भी इक्वलाइजेशन लेवी आपने नहीं काटा उतनी पेनाल्टी लगेगी। और नॉन पेमेंट की कितनी पेनाल्टी है? देखो मैं इसके लिए इसको यहां से एरो कर रहा हूं, ये 2016 वाला, ये एरो, एक एरो से दूसरा एरो 2016 वाला है। तो 2016 में नॉन पेमेंट की कितनी पेनाल्टी है? नॉन पेमेंट की पेनाल्टी है 1000 रुपीज पर डे कंपेयर विद इक्वलाइजेशन लेवी विच एवर इज लोअर। 1000 रुपीज पर डे, जितना भी दिन डिले किया पेमेंट करने के लिए उतने दिन का 1000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी, कंपेयर विद एक्चुअल पेनाल्टी, कंपेयर विद सॉरी इक्वलाइजेशन लेवी विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड एज योर पेनाल्टी। और 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में आपको देखो डिडक्ट विडक्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ पे करना है। तो वहां पर सिर्फ पे करने की वाली पेनाल्टी आएगी, डिडक्ट करने वाली पेनाल्टी नहीं आएगी। उसकी पेनाल्टी कितना है? इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, जितना भी इक्वलाइजेशन लेवी उतनी पेनाल्टी आप पे लग जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 2 सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, केयरफुल रहना। नेक्स्ट, आपको स्टेटमेंट भरना है 30 जून तक, आपको इनकम टैक्स रिटर्न जैसा इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भरना है, या एओ आपको याद दिलाता है तो उसके 30 डेज के अंदर अगर आपको रिटर्न भरना है। अगर आप वो रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको 100 रुपया पर डे की पेनाल्टी लग जाएगी, चेक कर लो। 30 जून तक नहीं भरा तो 100 रुपया पर डे, और अगर एओ ने याद दिलाया उसके बाद नहीं भरा तो 100 रुपया पर डे, उस केस में भी आपको पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है। अब कुछ केसेस में यहाँ पर बोला है, बस वो प्रोसीजरल बात है, कोई बहुत महान चीज नहीं है।
कि आपके ऊपर पेनाल्टी तब तक नहीं लगाएंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे देंगे, रीजनेबल कॉस्ट दे देंगे, और फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी, डोंट वरी, आपके ऊपर डायरेक्टली पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। ये सब भाषण है, ये सब नॉर्मल प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। नाउ अब जो आप पे पेनाल्टी लगी है उस ऑर्डर से अगर आप दुखी हो, पेनाल्टी लगी आपको लगता है गलत पेनाल्टी लगी, तो आप क्या करोगे? तो आप सीआईडी अपील के पास अपील कीजिए। ठीक है, देखो यहां पर कब तक, 30 डेज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, और फॉर्म नंबर 3 में अपील कीजिए और 1000 रुपया फीस है आपकी। इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल करोगे, बाकी सब कुछ जो इनकम टैक्स में प्रोसीजर फॉलो होता है वो यहाँ पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है, सीधा रेफरेंस दे दिया है, 249 से लेकर 251 में इनकम टैक्स में जो बोला गया वो सब फॉलो करो और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप इससे दुखी हो या डिपार्टमेंट इससे दुखी है तो दोनों भी अपील कर सकते हैं। किसको? आईटैट को। आईटैट को कब तक अपील करना है? 60 डेज के अंदर। 1000 रुपया फीस यहाँ पर भी है, और फॉर्म नंबर 4 में आपको यहाँ पर अपील फाइल करना है, और यहाँ पर भी सारा का सारा इनकम टैक्स का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आईटैट के केस में आप भी अपील फाइल कर सकते हो, और कमिश्नर मतलब असेसिंग ऑफिसर भी अपील फाइल कर सकता है। अगर कमिश्नर उसको बोलेगा कि भाई सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना है, सीआईटी अपील ने गलत ऑर्डर पास किया हमारे अगेंस्ट, लेट अस फाइल एन अपील, तो यहाँ पर दोनों अपील फाइल कर सकते हैं जैसे इनकम टैक्स में होता है। 1000 रुपया फीस है, फॉर्म नंबर 4 फॉर्म है, और 60 डेज के अंदर आपको अपील करना है। जब से आपको ऑर्डर मिला उसके 60 डेज के अंदर आपको अपील कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये 160, 76, 177 और ये 178, ये 179, ये 180, ये पूरा का पूरा अगर आप देखो तो मैं इस पे बात नहीं करने वाला, ये वही चीजें हैं जो आपको ब्लैक मनी लॉ के अंदर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एक बार चाहिए तो मैं बता देता हूं। पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया किसी वेरिफिकेशन में एक्सेट्रा, तो 3 साल की सजा होगी एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पर ये इनकम टैक्स के सारे सेक्शन देखो, याद है वहां ब्लैक मनी में भी था, इनकम टैक्स के बहुत सारे सेक्शंस आपको यहाँ पर भी ब्लैक मनी में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। वैसे इनकम टैक्स के बहुत सारे सेक्शन आपको इक्वलाइजेशन लेवी में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स होता है, तो पावर होता है टू मेक रूल्स, वैसे यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स। और उसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है टू रिमूव डिफिकल्टी। अगर कोई नया कानून आता है तो गवर्नमेंट डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए कुछ साल तक अपने हाथ में पावर रखती है, तो थ्रू नोटिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट कोई भी डिफिकल्टी को दूर कर सकती है। तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं एकेडमिकली, और वैसे भी मैंने सारे के सारे ब्लैक मनी लॉ में आपको बोल दिए। ना अब कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस इन लोग ने यहाँ पर वापस से डाल दिए जो अपन ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया, मैं ऑब्वियसली उस पर वापस बात नहीं करूंगा। जैसे सेक्शन 911 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, उस पर मैंने ऑलरेडी नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में बात कर लिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब होता है, 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए आपका अमाउंट, या 3 लाख से ज्यादा आपके यूजर्स होने चाहिए एक्सेट्रा, ये सब पे मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है अपने नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने पहले बात नहीं किया है उस पर मैं जरूर बात करूंगा, जो पहले ऑलरेडी हो चुका है उसको फिर से बात करके कोई सेंस नहीं बनता है लेक्चर को खींचने का। तो ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया पहले, ये हमारा पहले डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अब ये जो है 1050 ये हमने नहीं किया, ये हम कर लेते। 40A1B ये हमने नहीं किया, ये कर लेंगे हम लोग। और 194O ये हमने पहले कर लिया डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ये पूरा का पूरा जो अमेजॉन टीडीएस कैसे काटेगा 194O में 1% ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, वो पूरा का पूरा प्रोविजन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने वापस से डाल दिया। कुछ काम धंधा नहीं है इनको, तो ये हर चीज रिपीट करते रहते। अभी सबसे पहले मैं 1050 के बारे में बात करता हूँ। एक एग्जाम्पशन है, ये क्या बोलता है, एक बार इक्वलाइजेशन लेवी लग गया उसके बाद में सामने वाले एंटिटी के हाथ में, मतलब 2016 वाले केस में सामने वाला एंटिटी कौन है? फेसबुक है, जो नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में पी नहीं है। 2020 वाले केस में कौन है? अमेजॉन है, जो नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में पी नहीं है, और जिसका टर्नओवर पूरे साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है ना, 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये दोनों केसेस में अगर एक बार इक्वलाइजेशन लेवी लग गया तो फिर उनपे इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स नहीं लगा सकता है, फिर उनके हाथ में इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक अमेंडमेंट लाया कि बोला है कि अगर वो स्पेसिफाइड सर्विस जो सामने वाला आपको दे रहा है, वो स्पेसिफाइड सर्विस अगर वो रॉयल्टी या एफटीएस है, रॉयल्टी या एफटीएस है, तो फिर उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उनको इनकम टैक्स लग कर रहेगा। उनके केस में इनकम टैक्स लगेगा, उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग गया तो सेक्शन 1050 में इनकम टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको रॉयल्टी या एफटीएस वाली जैसी सर्विस दे रहा है तो उसके हाथ में इक्वलाइजेशन लेवी के साथ साथ इनकम टैक्स भी लगेगा, दोनों चीज लगने वाली है। ठीक है, यहाँ ये चीज दिमाग में रखना, यहाँ पर बराबर से देख लो। नेक्स्ट वाला 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1B इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2016 इक्वलाइजेशन लेवी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 2020 इक्वलाइजेशन लेवी। क्यों ऐसे, मैं बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ। 2016 इक्वलाइजेशन लेवी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है और फिर गवर्नमेंट को पे करना है। 2020 वाले में ऐसा नहीं है, 2020 में तो वो कलेक्ट करके पे करना है। ठीक है, तो 2016 में डिडक्ट करके पे करना है। तो अगर आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट कब तक करना है? डिडक्ट आपको जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तब करना है, अगले महीने की 7 तारीख तक पे करना है एक्सेट्रा। अगर नहीं किया तो आपका जैसे टीडीएस में डिसअलावेंस होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। आपको अगर डिसअलावेंस खर्चा डिसअलाव हो जाएगा। आप 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हो, आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा नहीं, भरा नहीं, तो आपका 10 करोड़ इस साल डिसअलाव हो जाएगा, और जब भी आप पे करोगे, जब भी आप डिडक्ट करोगे, उस साल में अलाउ हो जाएगा।
तो यहां भी एग्जैक्टली इक्वलाइजेशन लेवी तक है, जैसा ये 31 मार्च तक आप डिडक्ट कर दो और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप पे कर दो। अगर 31 मार्च मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिडक्ट कर दिया और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया तो आपको करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो फिर आपको इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, जब भी काटोगे जब भी भरोगे उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 194 हो, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, इसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूं। दैट्स इट, खत्म हो गया यहाँ पर चैप्टर पूरा का पूरा। और इसके बाद इंस्टीट्यूट ने तीनों सेक्शंस का क्या कर दिया, एक समरी डाल दिया। मैं एडवाइस करूंगा आप लोगों को, रेकमेंड करूंगा ये तीनों सेक्शन की समरी एक बार अच्छे से देखकर जाना। तीनों सेक्शन बहुत अच्छा है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन है, नीचे सम्स है, वो सम्स तो ऑब्वियसली रिविजन में नहीं आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, चार्ट है, एक्सेट्रा, ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर डाल के रखा है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो एक बार एक गो तो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let us talk about some annexures which are added by ICI in your study material। उसमें से 4-5 annexure है, उसमें से 3 annexure बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक रूल 128 जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है DTAA के साथ। रूल 128 FTC फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है, वो आपका DTAA के चैप्टर के साथ कवर हो चुका है, आप DTAA का रिविजन वीडियो देख सकते हो। 2 यहाँ पर रूल और मैं डिस्कस करूंगा, एक रूल 115 और एक रूल 37BB। ठीक है, ये 2 रूल इंपॉर्टेंट है, इसमें से 115 वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 37BB इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होगा, एकेडमिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रूल 115 में बात कर रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, और रूल 128 भी इंपॉर्टेंट है, जो अपने FTC के अंदर अपन ने कवर कर लिया था DTAA के चैप्टर में। तो रूल 115A के बारे में बात करते हैं। रूल 115A क्या बोलता है, अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई इनकम कमाते हो तो अगर उस पे इंडिया में टैक्स भरना है तो आप उसको INR में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम टैक्स लॉ में द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हैज टू बी डन इन INR। आप फॉरेन करेंसी में थोड़ी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे। देयरफॉर आप ये चीज दिमाग में रखना, जो रूल 128 है ना, वो अगर फॉरेन में टैक्स अगर आप डॉलर या पाउंड में भरते हो या फॉरेन करेंसी में भरते हो तो रूल 128 वो टैक्स को कैसे कन्वर्ट करने का उसके बारे में बात करता है, अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स। और रूल 115 अगर फॉरेन में इनकम कमाते हो जो फॉरेन करेंसी में है, उस इनकम को कैसे कन्वर्ट करने का उसके बारे में बात करता है। तो 128 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ टैक्स, 115 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। आपको स्पेसिफाइड डेट के दिन का TTBR लेना है, स्पेसिफाइड डेट के दिन का TTBR। अब अलग अलग इनकम्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग TTBR रखा है। सबसे पहले सैलरी इनकम अगर फॉरेन में कमाओगे, फॉरेन करेंसी में कमाओगे तो किस दिन का TTBR लेना है, तो आपको लेना है जिस महीने की सैलरी है उस महीने के पिछले मंथ का TTBR। सपोज अगर जून की सैलरी है तो 31 मई का TTBR, दिसंबर की सैलरी है तो 30 नवंबर का TTBR, मार्च की सैलरी है तो 28 या 29 फेब का TTBR। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में, क्योंकि आपको हर मंथ के पिछले मंथ का, जिस मंथ की भी सैलरी है उसके पिछले मंथ के लास्ट डे का TTBR आपको लेना है। बहुत मेहनत वाला काम है। ठीक है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए भी वही करना पड़ेगा जो आप सैलरी भी करते थे। जिस मंथ में भी आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कमा रहे हो उसके पिछले महीने का लास्ट डेट, उसके पिछले महीने का लास्ट डेट, उसके पिछले महीने का लास्ट डेट का TTBR। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सुन लो अच्छे से, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें अदर सोर्स में डिविडेंड और सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट को छोड़ दो, क्योंकि इंटरेस्ट इधर कवर्ड है सिक्योरिटीज का और डिविडेंड इधर कवर्ड है इसका। ठीक है, और यहां पर PGBP में एक इनकम कवर्ड नहीं है क्योंकि वो इधर कवर्ड है। तो 3 इनकम को छोड़कर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP में एक इनकम छोड़कर सारी PGBP, और IFOS में 2 इनकम छोड़कर सारे IFOS। ये सब के केसेस में आपको लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लेना है, मगजमारी नहीं है। फिर वो अप्रैल की इनकम, मई की इनकम, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कभी की भी इनकम है, आपको 31 मार्च के लिए डेट का जो TTBR लेना है वो लेना है। मंथली TTBR इग्नोर करना है, 31 मार्च के TTBR के हिसाब से पूरे साल की इनकम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, कौन कौन सी इनकम में केयरफुल रहना, यही इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़कर बाकी सब जगह पर प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट का ही प्रोविजन है, बस यहां पर ही लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर है। हाउस प्रॉपर्टी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, PGBP last day of the previous year except one PGBP which is covered in next point, IFOS last day of the previous year except 2 IFOS, one is interest on security, one is dividend। ठीक है, I hope it is clear to all of you। Next, PGBP अगर नॉन रेसिडेंट कमा रहा है, वो शिपिंग बिजनेस वाला 44B वाली इनकम, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट। तो यहां पर भी वही प्रोविजन है जो पहले 2 पॉइंट में था। उसके बाद डिविडेंड के लिए भी वही प्रोविजन है जो पहले 2 पॉइंट में था, लास्ट डे ऑफ द मंथ। उसके बाद कैपिटल गेन्स के लिए भी वही पॉइंट है जो पहले 2 पॉइंट में था, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये वाले तीसरे पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट ने बोला लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस है। तो ये तीसरा वाला पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखो, बाकी सब तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करो कि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ ही लेना है, और क्या। ठीक है, अब नीचे भाषण दिया, उसके भाषण पे हम लोग एक्सटेंशन पे बात करेंगे अगले पेज पर। ठीक है, तो यही डिस्कशन यहां पर ज्यादा डिटेल में क्या है, कहां पर, सॉरी यहां नहीं, यहां पर ज्यादा डिटेल में क्या है वो। अब अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो फॉरेन करेंसी में से $1 लाख आप किसी को पेमेंट कर रहे हो आज,
तो $1,00,000 में से आपको टीडीएस काटना है, तो टीडीएस काटते समय भी तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। नॉन रेसिडेंट को अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस काटने के लिए तो आपको उसका रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे आप? तो जिस दिन आप टीडीएस काटने के लिए लायबल हो उस दिन का टीटीबीआर लेकर कन्वर्ट करोगे। टीडीएस काटने के लिए आप कब लायबल होते हो? या तो क्रेडिट बेसिस पर, या तो पेमेंट बेसिस पर, या तो विचएवर इज अर्लियर। जनरली विचएवर इज अर्लियर होता है। तो जो भी डेट पे आप टीडीएस काटने के लिए लायबल हो उस दिन जो स्पेसिफाइड डेट है उस हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन करोगे। चेक कर लो यहां पर, ठीक है। और फिर सपोज आज आप टीडीएस काटने के लिए लायबल हो तो आज का क्या टीटीबीआर है, मल्टीप्लाई बाय $1,00,000, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से टीडीएस काटो और गवर्नमेंट को भर दो, ठीक है। नेक्स्ट रूल 37BB, देखो सेक्शन 195 के अंदर आपको पता होगा जब आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटने के साथ साथ बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। फॉर्म 15CA, 15CB, अलग अलग फॉर्म है। अब 15CA के अंदर भी मल्टीपल पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये सब पार्ट्स कब भरना है, किसके लिए लायबल है, वो सब चीजों पे आज बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। सबसे पहले पार्ट ए ऑफ 15CA कब भरोगे? जब आप पेमेंट कर रहे हो और एग्रीगेट पेमेंट पूरे साल में अगर 5 लाख क्रॉस नहीं होती है, मतलब 5 लाख के अंदर का पेमेंट कर रहे हो तो आपको पार्ट ए भरना है ऑफ 15CA। और अगर 5 लाख से ज्यादा पेमेंट हो रहा है तो आपको पार्ट बी भरना है ऑफ 15CA, जिसमें आपको एओ का अगर सर्टिफिकेट मिला है सामने वाले से, अगर सामने वाला अगर आपको बोलता है कि नहीं 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 भाई मेरी तो इनकम टैक्स नहीं होती है तो मैंने एओ से सर्टिफिकेट लाया, तो वो ले लो। और या तो सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 में अगर ऑर्डर पास किया। सर ये कौन सा ऑर्डर होता है? जहां पर एसएससी एओ को एप्लीकेशन देता है और क्या बोलता है कि भाई मेरी पूरी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, प्रोपोर्शनल इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है, तो मेरे को आप ऑर्डर बना के दो कितनी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ फॉर्म 15CA का पार्ट बी भरोगे। तो पार्ट ए कौन भरेगा, ये चीज दिमाग में रखना, स्टेप बाय स्टेप जाते। पार्ट ए कौन भरेगा? अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, मैं पेयर हूं, अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं पूरे साल में 5 लाख रुपया क्रॉस नहीं होता है तो पार्ट ए भरूंगा, और 5 लाख क्रॉस होता हूं तो पार्ट बी भरूंगा अलॉन्ग विद अदर इन्फॉर्मेशन। ये सारे इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है हर केस में हो, अगर है तो आपको ये सब भरना है और अगर नहीं है तो नहीं भरना है, ठीक है। साथ साथ में आपको पार्ट सी भी भरना है। पार्ट सी आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म 15CB फ्रॉम अकाउंटेंट, तो आपको पार्ट सी भी भरना है। पार्ट सी के ऊपर किससे भरना है, कैसे भरना है? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो सीए देता है वो लेना पड़ेगा, जिसके लिए एक एक सर्टिफिकेट के लिए हम लोग कुछ भी पैसा चार्ज करते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000। वो जो अमाउंट चार्ज करते हो वो आप इस रेमिटेंस सर्टिफिकेट के लिए चार्ज करते हो, चेक कर लो, ठीक है। और अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, सामने वाले की इनकम सिर्फ पेमेंट कर रहे हो, उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो उसको पार्ट डी भरना पड़ेगा। चेक करो, पार्ट डी भरना पड़ेगा। पार्ट डी भरना, सामने वाले की इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो भी पार्ट डी भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है, वो तो सबके लिए मैंडेटरी है, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो कौन से केसेस है ध्यान से सुनना। नो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी furnished for any sum which is not chargeable to tax in some circumstances। अगर वो रेमिटेंस इज मेड बाय इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं रेमिटेंस कर रहा हूं और आरबीआई के हिसाब से उसका अप्रूवल का जरूरत नहीं है और वो ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर मेंशन्ड ओवर हियर, यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ 33 पर्पस कोड मेंशन किए हैं। अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको उस पर पार्ट डी और फॉर्म 15CA भरने की जरूरत नहीं। गौर से सुनना, अगर रेमिटेंस इंडिविजुअल कर रहा है, ये सारे पर्पस के लिए कर रहा है और आरबीआई ने उसको क्या करके रखा है, मेंशन करके रखा है, तो आपको पार्ट डी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको सबसेक्शन 2 के अंदर, सब रूल 2 के अंदर पार्ट डी ऑफ फॉर्म 15CA भरना पड़ेगा अगर सामने वाले की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो। अब बात करते हैं सब रूल 4 की, 15CA भरने का कैसे, ठीक है। 15CA कैसे भरने का उसका बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। या तो आप सुनो, दो तरीके, या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भरो विद डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर करोगे तो उसमें आपकी साइन आ गई, उसके बाद आप क्या करो, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने डीलर को दे दो जो इंडिया के बाहर पैसा बेचने वाला है। डीलर कौन हो सकता है, आपका बैंक जो भी हो सकता है उसको दे दो। दूसरा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन करो और उसके बाद में उसको आप डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो, सॉरी डिजिटली साइन मत करो। तो दोनों में फर्क क्या है, यहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो, यहां पर आप मैनुअल सिग्नेचर करोगे, ठीक है। यहां पर आप मैनुअल सिग्नेचर करो, प्रिंट आउट ले लो, उसका मैनुअल सिग्नेचर करो और फिर अपने ऑथराइज डीलर को सबमिट कर दो, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर वाला प्रिंट आउट उसको सबमिट करो, या तो प्रिंट आउट लेके साइन करके उसको सबमिट करो, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां पर देखना सब रूल 5 के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से देखो कि यहां पर जो आपने जाकर किसको दे दिया फॉर्म 15CA, साइन करके किसको दे दिया, आपने ऑथराइज डीलर को दे दिया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज डीलर से ये मांग सकती है, ठीक है, कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर मांग सकती है, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये पहली चीज। उसके बाद सर्टिफिकेट इन फॉर्म 15CB शैल बी फर्निश्ड एंड वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर्म 15CB क्या है, वो जो सीए का सर्टिफिकेट है वो भी आपको फर्निश करना है इलेक्ट्रॉनिकली और भरना है, किसको देना है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ये सारा प्रोसीजर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिकली।
उसके बाद सब रूल 7 के अंदर क्या बोला गया कि ऑथराइज डीलर जो है, वो जो बैंक है जो पेमेंट करता है इंडिया के बाद, ठीक है, उसको हर क्वार्टर में 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, उसको हर क्वार्टर में खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर उसको गवर्नमेंट को स्टेटमेंट भरना पड़ेगा कि इस पूरे क्वार्टर में मैंने कितने लोगों का पेमेंट इंडिया के बाहर किया। वो कौन से फॉर्म में करेगा? फॉर्म 15 CC, फॉर्म 15 CC में करेगा। तो जरा ध्यान से लेना, 15 CA किसके लिए? वो रेमिटेंस के लिए। 15 CB किसके लिए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो। और 15 CC किसके लिए? वो ऑथराइज डीलर भरने वाला है। तो इस तरीके के ये 3 फॉर्म गवर्नमेंट ने बना के रखे, और 15 CA में गवर्नमेंट ने 4 पार्ट बना के रखे। उसमें पार्ट डी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को एग्जाम कर दिया है, ठीक है, जो वो लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मैंने पिछले पेज पे दिखाया था। तो यहां पर वो डीलर को जो इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा है, वो डीलर जनरली बैंक होता है, वो इंडिया के बाहर जो पेमेंट कर रहा है उसको पूरे क्वार्टर में किस किस का पेमेंट किया, क्या किया, कितना किया, किसने 15 CA भरा, 15 CB भरा, वो सारा डिटेल्स उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और सब रूल 8 के अंदर बोला गया कि सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, मैनेज करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेलेवेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा जो भी बनाना है वो सब बनाएगी। वो सब भाषण यहाँ पर लिखा गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर एनेक्चर इज ऑल अबाउट। ये एनेक्चर में ये 3 एनेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी अबाउट। एक तो रूल 128 जो आपने DTAA के चैप्टर के साथ किया था, एक इसके पिछला वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। So that's it from my side. Whatever I could have done for you all for CA Final International Tax Paper 6C relevant for May 22 and November 22 एग्जाम, मैं जो भी कर सकता था आप लोगों के लिए May 22 और November 22 वालों के लिए पेपर 6 से रिलेटेड मैंने आपको वादा किया था। मैं आपको मैक्सिमम सिलेबस यूट्यूब के ऊपर आपको मैं थ्रू रिविजन डाल के रखूंगा। जो रेगुलर बैच है वो तो हमारा बहुत ज्यादा डिटेल में, नो डाउट अबाउट इट। वो रेगुलर बैच अगर आपने कर लिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6 के 6 पेपर में से सबसे आसान लगना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ में डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी एक काफी हद तक बहुत एडवांस लेवल की आपको हेल्प होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेपर 7 के अंदर भी जो 30 मार्क्स है वो लगभग पूरा का पूरा ऐसा ही है जैसे यहाँ पर है, लेकिन लेवल अलग है। ऑब्वियसली जिन्होंने मुझसे पढ़ा रेगुलर बैच में उनको पता होगा कि मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर कितना ज्यादा डेप्थ में बात किया है। एग्जाम्पल मॉडल कन्वेंशन की बात उठा लेना, जो पेपर 6 में मैंने 20 से 25 घंटे उठाया, वो मैंने पेपर 7 में 3-4 घंटे में खत्म कर दिया था। और नॉन रेसिडेंट का टॉपिक लगभग 35 घंटे गया है, जो DT के अंदर लगभग 10 से 15 घंटे में खत्म हो जाता है। देयरफॉर पोर्शन सिलेबस है, लेकिन लेवल ऑफ नॉलेज बहुत अलग है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को बेस्ट ऑफ द सर्विस देने की। अब आपका टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप इस रिवीजन वीडियोस को सुनते रहो एंड बिलीव मी, अगर आप ये रिवीजन वीडियोस को अच्छे से सुनते रहोगे तो आगे जाकर आप इसको 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हो। और अगर 1.25 की स्पीड पर अगर आप देख लोगे तो बिलीव मी, पूरा देश एक बार रिवाइज करने के लिए उनकी बैंड बज जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पूरा का पूरा सिलेबस इंटरनेशनल टैक्स का 2 बार रिवाइज करने के बाद भी आपके पास केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का समय बच जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। देयरफॉर आप इस रिवीजन वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करते रहो, पूरी ताकत लगा दो। इसको जितनी बार देख सकते हो देखते रहो। वैसे तो बहुत प्यार मिला यूट्यूब पे मुझे लोगों से, बहुत से लोगों ने इसको देखा है, लाखों में व्यूज चले गए, बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट भी किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ने। आई रियली एडमायर दैट। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए एक किस्म का फ्यूल है जो मुझे और एनर्जी दे देता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत है मेरी तरफ से फॉर CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर 7 और CA फाइनल इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C, इवन इन इंग्लिश वाले स्टूडेंट लोगों के लिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैं अगले साल से मतलब May 23 से इंग्लिश के लिए प्रॉपर बैच शुरू करने वाला हूं। लेकिन अभी भी अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, इफ एनी इंग्लिश स्टूडेंट्स वांट्स एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, any doubts to be resolved, any concept to be clarified, I am always there for you all. I am there for the entire students community in the entire country as far as CA final is considered. CA final का कोई भी बच्चा हो जो मुझसे पढ़ा है, जो मुझसे नहीं पढ़ा है, अगर उसको कोई भी मदद है, किसी भी किस्म की मदद चाहिए जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं अपने हद तक प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं वो आप लोगों को सब कुछ कर सकता हूं और मैं करना भी चाहता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखो सब लोग, अपना पढ़ाई करते रहो। लास्ट कुछ समय बचा हुआ है, 20 दिन बचे हुए, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो, पूरी ताकत लगा दो। और जब रिजल्ट आएगा तो इतना याद रखना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मैसेज कर देना कि सर हम पास हो गए सर, या अगर फेल भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो बता देना, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, ठीक है। और अगर पास हो जाते तो स्पेशली प्लीज मुझे एक बार याद कर देना। दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच आई वुड लव टू टेक फ्रॉम यू ऑल। मैं बहुत खुश होऊंगा और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट याद करता है कि भाई मैं पास हो गया हूं सर, और उसमें आपका 1% कॉन्ट्रीब्यूशन तो था कम से कम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, ठीक है। लास्ट 2 टॉपिक, लास्ट चीज बोलता हूँ मैं, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया। लास्ट 2 चीज जो है वो है कि वेब्स का मैं रिविजन वीडियो नहीं डालने वाला। मैंने पहले ही बोला था, मैं लास्ट ईयर भी नहीं डालता हूँ, पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है और वो इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक तो बहुत ही अतरंगी, उसका भी मैं रिविजन वीडियो नहीं डालने वाला हूँ।
वो मैंने आपको पहले बोल दिया, वो आप गो थ्रू कर लो एक बार, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं एग्जाम के लिए, मैक्सिमम 10 मार्क के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो बेटा सब लोग अपना, ठीक है।